एपिसोड 36 विवाह या मृत्यु। अचानक गाजसभा पर हमला कर रहे लाल गौरैयों का झुंड एकदम से शांत हो गया और देखते ही देखते वे आसमान में एक संदेश छोड़ वो वहां से जाने लगे। विवाह या मृत्यु। लाल गौरैयों का कहर अब शांत हो चुका था, परंतु यह शांति पहले से भी डरावनी थी। लाल गौरैया के शांत होने पर वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली नहीं थी कि उनका छोड़ा चेतावनी भरा संदेश देखकर उन सबके बीच डर की लहर दौड़ गई। यह देख सरदार भीमा बोले, आखिर किसने भेजा होगा इन्हें? तभी सेनापति मृगभानु आसमान की ओर देखते हुए बोले, इनकी प्रतिक्रिया देखकर तो लगता है कि यह लोग हम पर हमला करने नहीं, हमें चेतावनी देने आए थे। वो देखिए सरदार। सरदार भीमा ने आसमान की तरफ देखा और बोले, आखिर क्या मतलब हो सकता है इस चेतावनी का? गजपुरोहित जी चिंतित स्वर में बोले, अनर्थ, घोर अनर्थ। आज से पहले गजकेसरी में ऐसे अशुभ संकेत हमने कभी नहीं देखे। तभी अचानक सब शांत हो गया। आसमान फिर से नीला हो गया था, परंतु यह शांति के पीछे कौन सा नया तूफान आने वाला था, यह सोचकर हर कोई अभी भी भयभीत था। एक स्त्री और एक शख्स के प्रवेश ने संपूर्ण सभा का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन दोनों की आंखों में एक मकसद था। उस स्त्री के कंधे पर बैठी लाल गौरैया कुछ क्षण पहले फैले खौफनाक मंजर की हकीकत बयां कर रही थी। देख भीमा बोला, ओह, तो यह सब तुम्हारा किया हुआ है। मृगनयनी अपने कंधे पर बैठी लाल गौरैया को हवा में उड़ाते हुए बोली, यह पक्षी भी कितना अजीब है। अगर दूर से देखो तो बड़ा ही खूबसूरत और शांत, परंतु करीब से जानो तो इनसे खतरनाक कोई नहीं। सेनापति मृगभानु गुस्से से बोला, आखिर यह सब क्यों कर रही हो तुम? यह सब करने के पीछे क्या मकसद है तुम्हारा? इस पर मृगनयनी बोली, लगता है सेनापति जी की दृष्टि में दोष है। हमारी चेतावनी आपने शायद ठीक से नहीं पढ़ी। सरदार भीमा ने मृगनयनी की गर्दन पर तलवार रखी और बोला, लौट जाओ, वरना प्राण से जाओगी। गजकेसरी पर आक्रमण करना यानी असमय यमराज को न्योता भेजने जैसा है। तभी एक आवाज ने सबको चौंकाया, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताश्री? यह द्वेष छोड़िए और हमारी आयश्री से विवाह कर उनके प्रेम को अब तो अपने हृदय में स्थान दे दे, वरना यह शांत गौरैया कब काल बन गजकेसरी पर बरस पड़े। सबकी आंखें उस शख्स की ओर मुड़ी। सरदार भीमा ने चौंकते हुए उस शख्स से पूछा, तुम? और तुम इस स्त्री को आयश्री और हमें पिताश्री कहकर क्यों संबोधित कर रहे हो? वो शख्स एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, जीवन देने वाली स्त्री आयश्री ही होती है ना सरदार जी। इन्होंने मुझे काल के मुंह से निकाल पुनः भेदी को एक नया जीवन दिया है, और कुछ क्षण बाद तो आप भी हमारी आयश्री से विवाह करने वाले हैं, तो हमने आपको पिताश्री कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। सेनापति मृगभानु क्रोधित स्वर में बोले, यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? हमारे सरदार और इस दुष्ट स्त्री से विवाह, यह असंभव है। इस पर भेदी मुस्कुराते हुए बोला, सेनापति जी अपने स्वर को थोड़ा नीचा करिए। वो क्या है ना, हम शीघ्र ही इस गजकेसरी साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। सरदार भीमा क्रोधित स्वर में बोला, हमारे जीवित रहते तुम जैसे दुष्टों की दृष्टि भी अपने गजकेसरी पर नहीं पड़ने देंगे हम। इस पर मृगनयनी उसके बाद राधिका मिहिरा को लेकर एक जगह पर गई और फिर वो दोनों कुछ देर बाद एक नए अवतार में बाहर आई। राधिका एक युवक के भेष में थी और मिहिरा उसकी पत्नी के किरदार में। राधिका ने अपने चेहरे को बड़ी बड़ी मूंछों और लंबी दाढ़ी के नीचे छुपा लिया था। उसके गाल पर लगा था बड़ा सा कला तिल और सर पर लाल पगड़ी थी। सफेद धोती और कुर्ते में राधिका बहुत ही अलग लग रही थी। उसके हाथ में एक बड़ी सी पुस्तक थी। उसे देख मिहिरा बोली, ओह माय गॉड, अगर तू लड़का भी होती ना तो बड़ी क्यूट लगती सच्ची। मैंने तो तेरे साथ सचमुच वाली शादी कर लेनी थी। राधिका बोली, राधिका इज ब्रांड बेब्स।
वैसे तू भी कम नहीं लग रही माय वाइफी। इस पर मिहिर मुस्कुराते हुए बोली, ओए हेलो मिस 2021, भूल गई यह 12वीं सदी है। इस सदी में वाइफी नहीं अर्धांगिनी होती है मेरे प्राणनाथ। और फिर वो दोनों हंसने लगी। उसके बाद राधिका वापस थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, तुझे याद है ना हमारे आगे का प्लान? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस पर मिहिरा राधिका के चरणों में बैठ अभिनय करते हुए बोली, आप निश्चिंत रहिए प्राणप्रिय, सब उचित ही होगा। मिहिरा का अभिनय देख राधिका की हंसी छूट गई। वो अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोली, ओह गॉड, चल उठ जा अभी, यह ड्रामा बंद कर। मिहिरा उठते हुए बोली, जो हुक्म मेरे आका। तो चले अब। उसके बाद राधिका और मिहिरा बाहर आ गई। मिस्टर वर्मा और विद्या देवी जी उनका इंतजार कर रहे थे। राधिका आपने माँ बाबा के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेने लगी। विद्या देवी और मिस्टर कांत राधिका को आशीर्वाद देते हुए बोले, विजय भवः बेटा। राधिका बोली, माँ बाबा, जब तक मैं और मिहिरा वापस लौट कर नहीं आ जाते तब तक आप लोग इसी जगह पर रहेंगे। यह जगह आप लोगों के लिए सुरक्षित है। अब हम लोग चलते हैं। टेक केयर बोथ ऑफ यू, सी यू सून। उसके बाद मिहिरा और राधिका वहां से चली गई। विद्या देवी कुलदेवी माँ के समक्ष हाथ जोड़ उनसे प्रार्थना करते हुए बोली, हे माँ, हमारी बिटिया की रक्षा करना। आखिर क्या है मृगनयनी के इरादे? क्या राधिका और मिहिरा हो पाएंगी अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए पढ़े आगे के चैप्टर्स। नी मुस्कुराते हुए बोली, दृष्टि तो पड़ चुकी है सरदार जी, और हमारी दृष्टि जिस चीज पर पड़ जाती है उसे हम हासिल करके ही दम लेते हैं। निर्णय पूर्णतः आपका है। यह लाल गौरैया वर्षों से खून के प्यासे है। मृगनयनी के एक इशारे पर आंखों में मृत्यु लिए लाल गौरैयों का एक झुंड से नीला आसमान लाल हो गया। वहीं दूसरी ओर राधिका ने मिहिरा और अपने माँ बाबा को अपनी योजना बताई, जिसे सुन मिहिरा बोली, तुम्हें लगता है यह प्लान वर्कआउट करेगा? इसमें बहुत रिस्क है, एक बार फिर सोच ले। राधिका बोली, सोच लिया। वैसे भी हमारी लाइफ की डिक्शनरी में रिस्क शब्द आम हो गया है। भीमा का फैसला, एपिसोड 35, भीमा का फैसला। तो क्या निर्णय है लिया है आपने सरदार जी? विवाह और मृत्यु के समक्ष किसे चुनेंगे आप? मृगनयनी ने सरदार भीमा से पूछा। सरदार भीमा ने एक नजर उठा अपनी प्रजा की ओर देखा जो लाल गौरैयों के आतंक से डरी सहमी हुई थी। सरदार भीमा मन ही मन खुद से बोला, यह कैसी विचित्र परिस्थिति आन पड़ी है हमारे समक्ष। वो स्त्री जिसे हमारे हृदय ने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया है, वो सिर्फ हमारी रुद्रप्रिया है। उसके अलावा हम किसी और स्त्री को ना ही अपने हृदय में स्थान दे सकते हैं और ना ही अपने जीवन में। परंतु यदि हमने इस मृगनयनी से विवाह नहीं किया तो हमारी प्रजा, हमारा गजकेशरी इस विकट समस्या से कैसे निकलेगा? सरदार भीमा इस कसमकस में फंसे थे कि तभी एक आवाज आई, इस विकट समस्या से हम निकालेंगे आपके गजकेशरी को। सबने अपनी नजरें उस आवाज की तरफ मोड़ी। सभा में सबके समक्ष एक शख्स खड़ा था जिसकी उम्र लगभग 20-22 साल के करीब होगी, जो दिखने में दुबला पतला था। घुमावदार बड़ी बड़ी मूछें और लंबी दाढ़ी, और उसने सर पर लाल पगड़ी पहनी थी। उसके साथ एक स्त्री भी थी जो लगभग उसी की उम्र की थी। संपूर्ण सभा की नजरें उन दोनों पर टिकी हुई थी। मृगनयनी और भेदी की नजर भी उन दोनों को एकटक घूर रही थी। मृगनयनी उन्हें देख धीरे से बोली, यह दोनों नमूने कौन है जो असमय आ गए हैं हमारे खेल में विघ्न डालने? भेदी बोला, आयश्री, इनकी हिम्मत तो देखो, आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। तभी सरदार भीमा ने हैरानी से उनसे पूछा, कौन है आप लोग? क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं?
इस पर वो दोनों सरदार भीमा के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, खम्मा घणी सरदार सा, हम है धोलू पंत और यह है महारी सांवरी, हम उत्तरी रजवाड़े स्वर्णगढ़ से आए हैं। स्वर्णगढ़ का नाम सुनते ही संपूर्ण सभा में अशांति की लहर दौड़ गई। उन दोनों पर तिखी नजरों में अब क्रोध और घृणा साफ दिखाई दे रही थी। सरदार भीमा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। आदिवासी सैनिकों ने उन दोनों पर अपने भाले तान दिए। सरदार भीमा क्रोधित स्वर में बोला, स्वर्णगढ़ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, तो तुम्हें उस भानु प्रताप सिंह ने भेजा है। वही भानु प्रताप सिंह का नाम सुन मृगनयनी ने भेदी की ओर देखा और बोली, भानु प्रताप सिंह, यह गजकेशरी पर इतना मेहरबान कैसे हो रहा है? वर्षों पहले जो दुश्मनी की सुलगती चिंगारी हमने इन दोनों साम्राज्यों के बीच लगाई थी, वो अचानक ऐसे ठंडी कैसे पड़ गई? हमें पता लगाना होगा। स्वर्णगढ़ के नाम से उत्पन्न हुए क्रोध के माहौल को देखते हुए सांवरी धीरे से धोलू पंत के कान में बोली, लग गई लंका, एटलीस्ट एक बार गूगल तो कर लेती, नाम भी लिया तो दुश्मन राज्य का, यह लोग अब हमें नहीं छोड़ने वाले। इस पर धोलू पंत बोला, गूगल होता तो हम यहाँ नहीं, 21वीं सदी में SRK की कोई रोमांटिक मूवी देख रहे होते, इस खड़ूस सरदार की शकल नहीं। अब मुझे क्या पता था यार, मेरे दिमाग में जो नाम आया मैंने बोल दिया। सरदार भीमा गुस्से से उनके पास आया और बोला, हमारा राज्य संकट में है, परंतु इतना भी कमजोर नहीं कि अपने दुश्मनों से मदद की भीख मांगनी पड़े। सरदार भीमा का गुस्सा देख सवारी देवी धोलू पंत के कान में फुसफुसाते हुए बोली, ओह गॉड, काश मिसेस बख्शी की इतिहास की क्लास को थोड़ा सीरियसली लिया होता। लगता है एंट्री से पहले ही एग्जिट हो जाना है। इस पर धोलू पंत बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम यहाँ तक आकर लौट नहीं सकते। और फिर वो सरदार भीमा के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, हम तो मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं सरदार सा, और वैसे भी इस वक्त आपको चुनाव दो दुश्मनों के बीच ही करना है। हम अपनी दुश्मनी भुला एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तभी गजमंत्री धोलू पंत का पक्ष लेते हुए बोले, राजा भानु प्रताप सिंह ने वर्षों पहले की अपनी गलती को सुधार दुश्मनी को भुला मदद का हाथ बढ़ाया है, तो इसे अस्वीकार करना ना ही उचित है और ना ही धर्म। सेनापति मृगभानु ने भी गजमंत्री जी की बात पर सहमति जताई और बोला, हाँ सरदार, यही उचित होगा। इस धूर्त स्त्री से विवाह कहीं बेहतर है शत्रु की मित्रता का यह प्रस्ताव। तभी मृगनयनी गुस्से से बोली, खामोश। मृगनयनी वो विकल्प नहीं जिसमें से चुना जाए। मृगनयनी केवल विकल्प है जिसे तुम्हारे सरदार को चुनना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो कहर बरसेगा जो तुम्हारे गजकेशरी का नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा देगा, सदा सदा के लिए। तभी धोलू पंत मुस्कुराते हुए बोला, किसी विद्वान से बड़ा खूब कहा है सा, गर्जने वाले बरसते नहीं। वैसे महाने तो यह बात समझ नहीं आ रही, आप सब लोग इतना भयभीत किससे है? इस स्त्री से। धोलू पंत की निडर मुस्कुराहट जहां सबको हैरान कर रही थी, वहीं मृगनयनी के शैतानी गुरूर पर वार। मृगनयनी गुस्से से आग बबूला हो गई। भेदी गुस्से से धोलू पंत से बोला, लगता है तुम हमारी आयश्री के क्रोध से वाकिफ नहीं हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। जब जानोगे तो भय से तुम्हारी भी रूह इन लोगों की तरह कांप जाएगी। सांवरी भेदी की बात का मजाक बनाते हुए बोली, तो कहिए ना अपनी आयश्री से ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से हमारे पति को घूरना बंद करे, वरना घर जाकर नजर का बजरबट्टू बनाना पड़ेगा। मान्हे इनके वास्ते और कुछ करके दिखाएं। हमको तो लगता है बस अपने चुड़ैल वाले रूप का परिबिंब देखकर मायवी शक्तियों की मलिका होने का झूठा वहम पाल लिया है थारी आयश्री ने। मृगनयनी गुस्से से बोली, खामोश। हम चाहे तो एक पल में तुम्हें मौत की नींद सुला सकते हैं, परंतु अभी तुम जैसे तुच्छ नमूनों पर अपना वक्त बर्बाद करे इतना समय नहीं है हमारे पास। सरदार भीमा, हम आपके फैसले की प्रतीक्षा में हैं। जल्दी से बताइए क्या निर्णय लिया आपने?
सरदार भीमा कुछ कहते उससे पहले धोलू पंत बोला, हाँ हाँ सरदार सा बताइए अपना फैसला। आखिर क्या होगा सरदार भीमा का फैसला? क्या कर लेगा भीमा मृगनयनी से विवाह या स्वर्णगढ़ से अपनी दुश्मनी भुला थाम लेगा धोलू पंत की दोस्ती का हाथ? आखिर क्या धोलू पंत और सांवरी के झूठ को पकड़ पाएगी मृगनयनी? आखिर क्या वजह थी कि स्वर्णगढ़ और गजकेशरी की अटूट दोस्ती के बीच आ गई दुश्मनी की दरार? एपिसोड 38 राधिकास जेलसी। हर किसी की नजर सरदार भीमा के फैसले पर टिकी हुई थी। सरदार भीमा कुछ देर के चिंतन के बाद मृगनयनी का हाथ थमते हुए बोला, हम मृगनयनी से विवाह करेंगे। सरदार भीमा के निर्णय से धोलू पंत, राधिका का चेहरा लटक गया, उसका हृदय उदास हो गया। वहीं मृगनयनी और भेदी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान बिखर गई। मृगनयनी सरदार भीमा की ओर देखते हुए खुद से बोली, देर से ही सही परंतु तुम्हारे प्रेम को हमने अपने मायावी छल से अपना गुलाम बना ही लिया। अब बस अग्नि के 7 फेरे और फिर तुम सदैव के लिए हमारे हो जाओगे। वहीं दूसरी ओर सरदार भीमा के इस निर्णय ने सबको हैरान और परेशान कर दिया था। हर किसी की जबान पर एक ही सवाल था, यह क्या बोल रहे हैं सरदार? मृगनयनी से विवाह? गजमंत्री जी ने सरदार भीमा से चिंतित स्वर में कहा, क्षमा करे सरदार, परंतु हम चाहते हैं आप अपने निर्णय पर एक बार पुनः मंथन करें। इस पर सरदार भीमा बोला, हमने सोच समझ कर ही यह निर्णय लिया है गजमंत्री जी, और हमारा यह निर्णय अब अटल है। हम जानते हैं आप लोग हमारे इस निर्णय से सहमत नहीं हैं, परंतु मित्रता के नाम पर जो छल वर्षों पहले हमारे साथ हुआ उसे हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। किसे ज्ञात की इस बार जो मदद का प्रस्ताव ये हमारे सामने रख रहे हैं वो निस्वार्थ है, छल नहीं। तभी सेनापति मृगभानु बोले, परंतु सरदार मृगनयनी से विवाह का फैसला भी तो उचित नहीं। अगर ऐसा हुआ तो ये धूर्त स्त्री और ये दुष्ट भेदी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। हमारा गजकेशरी साम्राज्य इनके हाथों की कठपुतली बनकर रह जाएगा। इस पर सरदार भीमा कठोर स्वर में बोले, हम गजकेशरी के सरदार हैं, इसलिए गजकेशरी के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित इसका अंतिम निर्णय भी हमारा होगा। हमारा निर्णय अभी भी वही है। इस मुद्दे पर हमें अब और बहस नहीं चाहिए। उसके पश्चात सरदार भीमा गाजसभा से चले गए। उनके पीछे पीछे सब लोग भी वहां से चले गए। धोलू पंत और सांवरी देवी भी वहां से जाने लगे, परंतु तभी एक आवाज ने उन्हें रोका। रुको, यह आवाज मृगनयनी की थी। अपनी गुस्ताखी का इनाम लिए बिना ही जाओगे? क्या कहा था तुम लोगों ने मृगनयनी से गजकेशरी को बचाओगे? खौफ नहीं है ना तुम दोनों को हमारा? धोलू पंत मृगनयनी की बात सुन थोड़ा मुस्कुराया और फिर निडर स्वर में बोला, हो, मैं तो डर गया सा। और फिर हंसते हुए, भय और थारे से, मजाक अच्छा कर लेती है आप। धोलू पंत की बेऔफ हंसी से मृगनयनी तिलमिला उठी और धोलू पंत और सांवरी को अपनी मायावी शक्तियों से बांधते हुए हवा में ऊपर उठा दिया। तभी सांवरी देवी बोली, अजी, इस चौथी फेल जादूगरनी को म्हारे जादू का एक ट्रेलर दिखाओ जरा। तभी धोलू पंत ने अपनी कमर में लटकी एक पोटली से कुछ निकला, जिसे देख भेदी और मृगनयनी के होश उड़ गए। मृगनयनी घबराई आवाज में बोली, ये नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकता है? मृगनयनी ने गुस्से से भेदी की ओर देखा। भेदी कांपती आवाज में बोला, यह असंभव है आईश्री। इसके बारे में आपके और हमारे अलावा कोई नहीं जानता था। हमें नहीं पता यह लोग इस तक कैसे पहुंचे। धोलू पंत मुस्कुराते हुए बोला, जो खौफ तुम हमारी आंखों में देखना चाहती थी उसकी झलक तो म्हाने थारी आंखों में दिख रही है। इस पर मृगनयनी बोली, मृगनयनी से चतुराई महंगी पड़ेगी तुम दोनों को। तभी सांवरी बोली, अजी सस्ती चीजें तो म्हाने भी ना पसंद है। तभी भेदी बोला, किस मकसद से आए हो तुम लोग?
आखिर चाहते क्या हो? धोलू पंत झटपट बोला। शाही कक्ष। भेदी हैरानी से उसकी ओर देखते हुए बोला, अर्थात? धोलू पंत अंगड़ाई लेते हुए बोला, माने बड़ी नींद सी आ रही, शरीर भी थका थका लग रहा है। अभी के लिए तो तुम हमारे लिए इस विशाल गजमहल में एक छोटे से शाही कक्ष का प्रबंध करवा दो। भेदी क्रोधित स्वर में बोला, हम ठिठोली नहीं कर रहे हैं, यह पोटली हमारे हवाले कर दो वरना। मृगनयनी भेदी को रोकते हुए बोली, खामोश। और उसके बाद उसने भेदी से कहा, जाओ और इन्हें ससम्मान गाजमहल के शाही कक्ष तक छोड़ कर आओ। भेदी बोला, परंतु आईश्री। मृगनयनी गुस्से भरी नजर ने उसको शांत कर दिया और वो धोलू पंत और सांवरी देवी को लेकर गाजमहल के एक कक्ष में लेकर गया और फिर उन्हें वहां छोड़ जाने लगा। तभी धोलू पंत की आवाज ने उसके कदमों को रोका। भेदी अपने क्रोध को शांत करते हुए पीछे की ओर मुड़ा। धोलू पंत बोला, वो गजकक्ष के पट जरा ठीक से बंद करके जाना। हमारी सांवरी और हमारे एकांत में कोई विघ्न ना डाले। भेदी ने गुस्से से गजकक्ष के पट बंद किए और फिर वहां से चला गया। ओह गॉड! तूने तो कमाल कर दिया यार राधिका। उस भेदी और मृगनयनी की शकल देखने लायक थी। सांवरी खुशी से धोलू पंत को गले लगते हुए बोली। परंतु धोलू पंत के चेहरे पर अभी भी मायूसी छाई हुई थी। यह देख सांवरी बोली, क्या हुआ? यह तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, हमारा प्लान वर्कआउट कर गया। अब जल्द ही मृगनयनी हमारे कदमों में और वो काल चक्र पुस्तिका हमारे हाथ में होगी और हम वापस अपनी सदी में फिर वही बिंदास लाइफ जी रहे होंगे। धोलू पंत संवरी को खुद से दूर करते हुए बोला, मिहिरा माना सही कहती है, भलाई का जमाना ही नहीं है। हम तो मदद करना चाहते थे ना, उस खड़ूस सरदार की, बट नहीं, उसे तो उस चुड़ैल से विवाह करना है। देखा नहीं कैसे उस मृगनयनी का हाथ थामे खड़ा था। राधिका की बातें सुन मिहिरा के चेहरे पर हंसी आ गई, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, राधिका यार, तुझे कहीं से जलने की बू नहीं आ रही? राधिका इधर उधर देखते हुए मासूमियत से बोली, जलने की नहीं तो। तभी मिहिरा की हंसी छूट गई। राधिका मुंह बनाते हुए बोली, ओह कम ऑन यार मिहिरा, जलन, और मुझे वो भी उस खड़ूस सरदार के लिए। पागल है क्या? जले मेरी जुत्ती, मैं तो बस कैजुअली बता रही हूँ। तू न अपने दिमाग के घोड़े न दौड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिहिरा हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, ठीक है मान लिया, अब शांत हो जा। उसके बाद मिहिरा फूलों से सजी मखमली सेज पर लटकर जम्हाई लेते हुए बोली, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आई एम गोइंग टू स्लिप। राधिका ने अपने कमर पर बंधी पोटली को निकाल एक महफूज जगह पर रखते हुए बोली, यह पोटली मृगनयनी के खिलाफ हमारा बहरमास्त्र है। जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, हमें इसे हिफाजत से रखना होगा। वहीं दूसरी ओर मृगनयनी गुस्से से बौखलाई हुई भेदी पर बरस रही थी। तुम्हें हमने एक कार्य सौंपा था, वो भी तुमसे नहीं हुआ। जो राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए था, वो तुम्हारी इतनी सावधानी के बाद भी उन लोगों के हाथ कैसे लग गया? आखिर ऐसा क्या राज जुड़ा है उस पोटली के साथ जिससे मृगनयनी इतना भयभीत है? जानने के लिए पढ़े आगे। हमें जीवित रहना है तो इन दोनों को मरना होगा। एपिसोड 39, हमें जीवित रहना है तो इन दोनों को मरना होगा। जहां सरदार भीमा और मृगनयनी के विवाह की खबर ने संपूर्ण गजकेशरी की नींद उड़ा दी थी, वहीं दूसरी ओर मृगनयनी भेदी के साथ मिलकर धोलू पंत और सांवरी को मार उनसे वो पोटली वापस हासिल करने के षड्यंत्र में लगी थी। मृगनयनी की आंखों में क्रोध और भय दोनों थे। कुछ क्षण सोचने के बाद वो बोली, हमारा यह राज सबके समक्ष आ जाए उससे पहले हमें इन दोनों को एक राज बनाना होगा। हमें जीवित रहना है तो इन दोनों को मरना होगा। इस पर भेदी बोला, परंतु आईश्री,
इस बार हमारा दुश्मन हमसे 2 कदम आगे है और इसीलिए अपना हर दाव बड़े ही सोच समझ कर चलना होगा। इस बार तो हम ठीक प्रकार से इन लोगों को जानते भी नहीं। ये दोनों कौन है और किस मकसद से आए हैं? मृगनयनी बोली, सही कहा तुमने। दुश्मन को मारना है तो पहले उसे जानना होगा। तुम तत्काल स्वर्णगढ़ के लिए प्रस्थान करो और इन दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाओ। शीघ्र, अति शीघ्र। वहीं दूसरी ओर धोलू पंत और सांवरी सबकी नजरों से बचते हुए गजमहल के पीछे के द्वार से बाहर निकल गजवान की तरफ एक मायावी गुफा में गए। वहां एक औरत थी जिसका पूरा शरीर एक बर्फ की शिला में कैद था, सिवाय उसके सर और चेहरे को छोड़कर। इस औरत का आधा चेहरा जहां बेहद खूबसूरत था, वहीं चेहरे के आधे भाग पर झुर्रियां थी। राधिका और मिहिरा उसके पास गई। उस औरत को देख मिहिरा बहुत भयभीत हो गई, परंतु राधिका को देखकर लग रहा था मानो वो उससे पहले भी मिल चुकी हो। मिहिरा राधिका से बोली, राधिका, तुम फिर से हमें इस मायावी गुफा में क्यों ले आई? और ये अजीबोगरीब औरत कौन है? राधिका मिहिरा को शांत करते हुए बोली, डरो नहीं मिहिरा, यह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। मिहिरा बोली, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इसे पहले भी मिल चुकी हो। देखना यार कैसे घूर रही है वो हमें। कौन है यहाँ? क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रही हो? तभी दीवार के पीछे से किसी के रोने की आवाज आई और फिर अचानक वो दीवार एक बर्फ की शिला में बदल गई। मेरे सामने एक औरत की लाश थी जो बिल्कुल बेजान थी। उसके शरीर को किसी जानवर ने बुरी तरह से नोचा हुआ था। यह सब देख भय से राधिका के कदम पीछे हट गए और सांसें वही अटक गई। वो कुछ समझ पाती उससे पहले उस औरत ने एकदम से अपनी आंखें खोली और एक रहस्यमयी पोटली राधिका को देते हुए बोली, कब से मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। इस पोटली को अपने पास रखना। राधिका चौंकते हुए बोली, आखिर क्या है इस पोटली में ऐसा? आप कौन है और यह मुझे क्यों दे रही है? इस पर वो औरत बोली, यह पोटली खुद में वो राज समेटे है जो मृगनयनी की काली दुनिया का अंत करेगा। इससे ज्यादा इस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। संध्या के अंधेरे में हमारे पास आना। जो उजाले में नजर नहीं आता वो सच अंधेरों में ही कहीं छुपा है। मिहिरा बिना पलक झपकाए राधिका को सुन रही थी। तभी अचानक गुफा के मायावी द्वार पर किसी के कदमों की आहट आई। उस आवाज को सुन राधिका और मिहिरा दोनों गुफा के कोने में पड़ी एक शिला के पीछे छुप गई। यह कदमों की आहट मृगनयनी की थी। मृगनयनी के गुफा में प्रवेश करते ही उस अंधेरी गुफा में लाल रोशनी फैल गई। मृगनयनी का सुंदर चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। वो दर्द से कहराते हुए गुफा में इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। अचानक वो उस औरत के पास जाकर रुक गई और उसके चेहरे को मृगनयनी ने जैसे ही छुआ वो औरत दर्द से कहरा उठी। उस औरत के चेहरे पर झुर्रियां बढ़ने लगी और शरीर पर घाव के निशान बनने लगे। वहीं मृगनयनी के शरीर से अब घाव के वो निशान गायब होने लगे। राधिका और मिहिरा शिला के पीछे से सब हैरानी से देख रही थे। उस औरत की दर्द भरी चीखों से मायावी गुफा की दीवारें कांप उठी थी। कुछ क्षण बाद मृगनयनी पूरी तरह ठीक हो गई थी और वो औरत एकदम शांत। उस औरत का पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था। वो फिर से बेजान हो गई थी। यह देख मृगनयनी बोली, नहीं, तुम ऐसे नहीं मर सकती। अगर तुम मर गई तो लाल किताब का श्राप हमें मार देगा। उस किताब की शक्तियां हमारी है, परंतु उसका श्राप आज तक तुम झेलती आई हो। अगर तुम्हें बचाना है तो उस पोटली को हमें हासिल करना होगा। वहीं दूसरी ओर भेदी स्वर्णगढ़ पहुंच चुका था। भेदी ने अपना घोड़ा रोका और वहां काम कर रहे एक बूढ़े आदमी से पूछा, हमें धोलू पंत जी से मिलना है। क्या आप हमें उनके घर तक पहुंचने की दिशा बता सकते हो?
उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है चलो मेरे साथ। वो आदमी भेदी को लेकर धोलू पंत के घर पर गया। वहां एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मिट्टी से बर्तन बना रहा था। वो बूढ़ा आदमी उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, यही है धोलू पंत, वर्षों से इनकी पीढ़ी मिट्टी के बर्तन बनती आ रही है। भेदी उसे देख बोला, नहीं यह वो नहीं जिसे हम खोज रहे हैं। इस पर वो बूढ़ा आदमी बोला, जहां तक हमें ज्ञात है बेटा, इस राज्य में इस नाम का कोई और दूसरा शख्स नहीं है। तभी अचानक स्वर्णगढ़ के सैनिकों वहां आ गए। उन्हें देख भेदी अपने चेहरे को ढक वहां से जाने लगा। परंतु तभी एक सैनिक ने भेदी को रोकते हुए उससे कहा, रुको, कौन हो तुम? अपने चेहरे से यह नकाब हटाओ। और फिर वो सैनिक भेदी के नजदीक आकर उसे बेनकाब करने ही वाला था कि भेदी ने छुरे से उस पर प्रहार किया और वहां से भागने लगा। परंतु अगले ही क्षण उसके पैरों को बैदियों ने जकड़ लिया। भेदी लोहे की बेड़ियों में उलझकर नीचे गिर गया। उसके सामने स्वर्णगढ़ के राजा भानु प्रताप सिंह खड़े थे। दूसरी ओर मायावी गुफा में मृगनयनी की नजर एक परछाई पर पड़ी और वो उस शिला की ओर जाने लगी जिसके पीछे राधिका और मिहिरा छुपी थी। क्या मृगनयनी पकड़ लेगी राधिका और मिहिरा को? क्या मृगनयनी हासिल कर पाएगी वो रहस्यमयी पोटली या राधिका के हाथों होगा उसका अंत?